हुए हैं और रेलवे और आईटी सेक्टर के लिए भी कई अहम घोषणाएं हुई हैं। बजट के बाद केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बात की है लक्ष्मण रॉय ने। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब पूरी दुनिया में काफी उथल पुथल था। उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी थी। उस मोमेंटम को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती पे ये बजट कितना खरा उतरा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पे। सबसे पहला सवाल तो मैं आपके सेक्टर से जुड़ा हुआ पूछूंगा कि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं जितने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एआई डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं और ऐलान भी कर दिया उन्होंने। उस मोमेंटम को आगे बढ़ाना, नए निवेश को लाना एक बड़ा चैलेंज था। बजट उस तरफ कितना कारगर साबित होता दिख रहा है? आज के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और आईटी और ऑरेंज इकोनॉमी, इन सब के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हुई है। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स में पहुंच गया है इतने कम समय में। इसको और ज्यादा तेजी मिले और जो 25 लाख रोजगार इसमें सृजन हुआ है उसको और भी बढ़ावा मिले, इसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और सेमीकंडक्टर 1.0, सेमीकॉन 1.0 की बहुत अच्छी सफलता के बाद में सेमीकॉन 2.0, जो कि देश की एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री बनती है, उसकी भी आज घोषणा की गई है। आईटी सर्विसेज जो $220 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है और जिसमें करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, हाई क्वालिटी रोजगार है ये। इसको और बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर जब आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े टर्बुलेंस से गुजर रही है, उसमें ये टर्बुलेंस और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक बहुत बड़ा ताकत बने, न कि चैलेंज बन जाए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए एक मेजर रिफॉर्म्स घोषित किए गए आईटी सर्विसेज में। एक तो आईटी सर्विसेज की जितनी भी क्लासिफिकेशन थे उन सबको कन्वर्ज करके एक आईटी सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर सेफ हार्बर डिक्लेयर किया अप टू 2,000 करोड़ रुपीस के टर्नओवर तक। एक क्लियर 15.5% डीम्ड मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको इसमें लाया गया है। एक्सिलरेटेड एपीएस का प्रावधान किया गया, 2 साल के अंदर अंदर एपीए हो जाएगा। 5 साल तक एपीए को आप मेंटेन कर सकते हो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को। इन सब से जो टैक्स रिलेटेड आइटम्स थे, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत जरूरी था कि वेयर हाउसिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग होती है। छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं लेकिन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो एक कंपोनेंट कई बार फाइनल प्रोडक्ट में आने से पहले देश की सीमाओं को कई बार क्रॉस करता है और केवल एक नहीं, कई देश की सीमाओं को क्रॉस करता है। वैल्यू एडिशन हो रहा होता है, वैल्यू एडिशन होता रहता है, चेंजेस उसमें होते रहते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए वेयर हाउसिंग, जो बॉन्डेड वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लाएं जिसमें 2% से कम का टैक्स रहेगा और जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अगर SEZ से सेल करनी पड़े तो उसके लिए भी बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया गया। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर, जो कि एआई की बड़ी दुनिया बनने वाली है, 5th रेवोल्यूशन आया, ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें भारत एआई सर्विसेज का दुनिया का सबसे बड़ा हब बने। हमारे युवाओं को नए अपॉर्चुनिटीज मिले, नया रोजगार मिले, नई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो 20 साल तक डेटा सेंटर में टैक्स का हॉलिडे जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, इससे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सेक्टर में 1 करोड़ का टोटल रोजगार है। अगर आप इसमें जीसीसी, आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख का रोजगार, आईटी सर्विसेज 55 लाख का रोजगार और जीसीसी में करीब 15 लाख का रोजगार। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा का जो रोजगार है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज देश के सामने आएगी। अब इससे थोड़ा सा अलग हटते हैं, आप रेल मंत्री भी हैं। एक समय था जब रेल मंत्री से ये उम्मीद की जाती थी कि नए रेलवे के ऐलान हो गए, टिकट के भाड़े में कटौती का ऐलान होगा। अब लोग अपेक्षा रखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कैसे कर रहे हैं, नई सुविधाएं आप कैसे दे रहे हैं। तो इस तरफ बजट कितना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है
और 10 गुना बजट बढ़ाकर 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट लाए। जिस तरह से 35,000 किलोमीटर ट्रैक्स बने, जिस तरह से 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जिस तरह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों फ्रेट कॉरिडोर बन गए, तो एक अब समय आ गया कि टोटली नया लेवल लेके आए कंप्लीट रेलवे सेक्टर में। इसीलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है। ये 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर भारत में नई इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार बनेंगे, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो आप सोचिए, चेन्नई और बेंगलुरु एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। बेंगलुरु से हैदराबाद 2 घंटे 8 मिनट की जर्नी रह जाएगी, 2 घंटे रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। और मुंबई और पुणे तो 48 मिनट, मुंबई पुणे मात्र 48 मिनट की जर्नी रह जाएगी। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो आप सोचो, साउथ इंडिया के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, इन सब स्टेट्स को कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक आधार मिलेगा, जो हाई स्पीड का ये ट्रायंगल बनेगा, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। तो ये कॉरिडोर अपने आप में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनेगा। और नॉर्थ में दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में, यानी कंप्लीट उत्तर प्रदेश में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे चालू होगी। और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को जोड़ता हुआ वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी।